हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनम, कैसे हो अ, यार? बस सर बढ़िया हूँ। बहुत दिल से बधाई यार, मजा आ गया, आखिर फोड़ ही सर दिया ना। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, आपके स्टूडेंट। दोस्तों, हार न मानने का जज्बा एक दिन आप लोगों को ऐसी जगह ले जाकर रख देता है कि दुनिया आप लोगों के उदाहरण देती हुई नजर आती है। ऐसे ही हमारे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जिनका नाम है अर्नव अर्नव मिश्रा। अब की बार 56 इंच का सीना चौड़ा कर दिया भाई साहब। मतलब 56 रैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें, लास्ट ईयर रिजर्व लिस्ट में नाम आया था इनका, और फिर बहुत ही शानदार रैंक इनकी देखने को मिली थी यूपी स्टेट पीसीएस के अंदर में। और इसके बाद में सफ़र जो है वो कंटिन्यू रहा और अभी 56 रैंक थी। और अभी जब कल इनसे बात हुई, अभी भी नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर था ये बंदा। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का कंपटीशन किस तरीके के इंसानों से है। मतलब साथ में ट्रेनिंग भी चल रही है, अपनी चीज़ों को भी लेकर चला जा रहा है, प्रैक्टिस भी की जा रही है। उसके लिए नेक्स्ट वाला प्रीलिम्स जो अभी होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करके रख लेना। इसको कहते हैं डिसिप्लिन वे में डेडिकेटेड तरीके से अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलना। यार ज़िंदगी में ना हर एक इंसान के पास में 24 ही घंटे हैं। लोग कहते हैं कि यार हमारे पास में टाइम नहीं है। टाइम है नहीं, इसका मतलब ये कि आप लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। 24 घंटे हैं यार, टाइम को मैनेज आप लोग कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को टाइम के हिसाब से। अगर आप लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। यानी कि एक इंसान ऐसा है कि जो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है, एक इंसान ऐसा है जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम की जो है प्रिपरेशन भी कर रहा है। तो आप लोग सीखो कि कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज करके चला जा रहा होगा। तो यार यही चीज़ें हैं ज़िंदगी में। अगर एक बार हिम्मत कर अगर एक बार अपने चीज़ों पर फोकस कर लोगे ना, तो फिर दुनिया आप लोगों के एग्जाम्पल देती हुई नजर आएगी। जैसे ही सिलेक्शन होता है तो एक ऐसी लहर सी दौड़ती है, मतलब एक तरीके से ना पूरे बदन के अंदर में ऐसा लगता है कि वाह यार क्या हो गया, ये जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। मतलब एक तरीके से ऐसी चीज़ सोचो, जो इंसान फिर से प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। एक भी रैंक कर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि वो ये बोल दे कि 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी लोगों ने पेपर दिया होगा ना, वो प्रीलिम्स के लिए पूरा प्रिपेयर होंगे और वो प्रीलिम्स देने के लिए तैयार बैठे होंगे। अब जिनका आईएएस मिल गया वो तो ठीक है, उनके तो अपना मजा आ गई, जिंदगी सेट होगी। पर लेकिन जिनको आईएएस नहीं मिला वो फिर से अभी प्रिपरेशन करने पर लगेंगे, ये बात आप लोग देखिएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में ना थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से लेकर चलो कि आप लोग अपनी चीज़ों को ढंग से समझ पाओ, कितना एफर्ट आप लोग को डालना है। अगर हवाबाजी में चलोगे कि ठीक है आज कर लिया, नहीं किया, परसों किया, नहीं किया और बस लगे हुए ऐसे नहीं हुआ करता यार। ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इतने डिसिप्लिन वे में अपना काम करते हैं। अब आप लोग सोच लो आप लोगों को क्या करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कंप्लीट एसएलवी फैमिली की साइड से। और एक बड़ी ही प्यारी बात इनकी मुझे लगी जो दिल छू गई मेरा। इन्होंने बोला कि सर आपकी जो मोटिवेशनल वीडियो होती है वो तो मुझे मोटिवेट करती ही करती हैं, जो एसएलवी फैमिली मेंबर कमेंट बॉक्स में जो बेसिकली जो मोटिवेशनल कमेंट लिखते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और उनके बहुतों के तो स्क्रीनशॉट भी मैंने लेकर रख रखे हैं। मतलब वो बात ना, समझ रहे हो आप लोग एक दूसरे को कितना मोटिवेट कर रहे हो, वो बात तो रियलिटी में दिल छू गई मेरा। तो मुझे लगा, मैंने कहा वाह यार, अर्नव से बात करेंगे तो आप लोगों को सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को बताऊंगा उस टाइम पर बाकायदा एक प्रॉपर एक सेशन रखेंगे अच्छे से, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखो, अगर एक दूसरे को मोटिवेट करना। एक दिन एक बच्चा कह रहा था क्या फालतू की मोटिवेशन ये कोटेशन लिखते रहते हो नीचे। देखो 56 रैंक जो है वो मोटिवेट हो रहे हैं आप लोग की कोटेशन पढ़ कर। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी काम आप लोग कर रहे हो ना, बस उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो और ज़िंदगी को आगे लेकर चलते रहो, फिर देखो ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है। शानदार बात बोली है, जब लगने लगे कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर अब यहाँ से बेहतर ज़िंदगी अब आने वाली है। और इतनी बेहतर आएगी कि लोग जो है उसको देख कर ये कहेंगे कि वाह यार इसने ऐसा कैसे कर लिया। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो और फिर देखो ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रिसेंटली, इनके बारे में एक पूरा आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा। बताइए इनका नाम क्या है, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इनको पहचान पाता है और फिर उसके बारे में फिर आगे लेकर चलेंगे। एक बच्चा बोला था कि सर आखिर ये क्या चल रहा है, इसके बारे में क्यों बात क्यों नहीं की है। देखो यार, ये जो मैटर है ना पूरा, जो रेसलिंग फेडरेशन को लेकर हमारे देश में चल रहा है, ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है अभी फिलहाल के टाइम पर। जो रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है हमारे रेसलर के द्वारा। और इसी के साथ में दूसरी साइड में वो ये बोल रहे हैं कि कोई मुझे एक सबूत तो ला कर दे दो कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अभी नार्को टैक्स के बारे में बात की जा रही है, तो नार्को टेस्ट से यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इतने लंबे समय तक यहाँ पर जो बेसिकली हमारे जो ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो कि गोल्ड मेडल ला चुके हैं वो इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैटर फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ाया जाता।
इस मैटर को थोड़ा सा अलग से मतलब प्रेफरेंस में रखकर इसको फटाफट निपटाया जाता, क्योंकि वो प्लेयर जो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी देखो, एक मिनट वो देश के लिए मतलब मेडल जीत कर लेकर आ रहे हैं और इतना इग्नोर यहाँ पर किया जा रहा है इतने लंबे समय तक यार, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट को यार, कम से कम ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। अब गलती किसकी भी हो वो कोर्ट देखेगा, वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ को फास्ट किया जा सकता था। जो कमेटी बनाई उसकी फटाफट रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती थी, मतलब कमेटी भी ऐसे चल रही है कि बना दी और कोई केस ही नहीं आ रहा है ढंग से निकल कर, वो कुछ बता ही नहीं रही है ढंग से इतने लंबे समय तक का। तो ये फिर इसी वजह से प्रोटेस्ट करने बैठ गए। पहले जनवरी में इनके द्वारा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर पॉलिटिक्स है इसके पीछे। देखो यार, अच्छी चीज़ों के लिए अगर पॉलिटिक्स हो तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब कोई एजुकेशन के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, ओलंपिक के जो प्लेयर हैं वो अपने करियर के लिए यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स जो है वो गलत चीज़ थोड़ी ना है। पॉलिटिक्स जो है यार वो तो एक तरीके से हमारे देश को चलाती है। अगर पॉलिटिक्स ही नहीं होगी तो कैसे आप लोगों को यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो पॉलिटिक्स अगर होती अच्छी चीज़ों पर होती है तो उससे सोसाइटी और ज़्यादा वाइब्रेंट बनती है, सोसाइटी और ज़्यादा समझदार बनती है। ये मुद्दे लोगों के सामने निकल कर आते हैं, कम से कम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वरना इनको कोई पूछ भी नहीं रहा था। आप लोगों ने साउथ इंडिया की मूवी देखी होगी, वो जो बेसिकली लिली रहती है वो क्रिकेट खेलती है, ठीक है, कॉमरेड करके मूवी है, कॉमरेड ही है ना सद मूवी का नाम। उसमें उसके साथ में क्या होता है वो सिचुएशन आप लोगों ने देखी, वहाँ पर उसका करियर बर्बाद हो जाता है बच्ची का। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो आवाज़ उठा रहा है, अगर ये सही है गलत है वो बात की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप देखेगा, पर लेकिन एटलीस्ट सुनो तो सही यार उनकी बातें, तो ये जरूरी है। तो नार्को टैक्स में देखो अभी क्या होता है, इन्होंने बोला कि नार्को टैक्स जो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है, पर लेकिन मैटर जो था वो जल्दी निपटना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में आप लोग बताएगा। जो मुझे पर्सनली लगा वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अच्छा, एक बात और, अर्नब से बातें करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में अगर आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब पूछने की बारी आएगी तो कुछ क्वेश्चंस मैं पिकअप करूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे बताना जरूर, ठीक है। बातें करेंगे कुछ अच्छी देखेंगे क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं निकल कर। और कई सारे बच्चे रेगुलर पूछ रहे हैं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर होगा क्या यहाँ पर। यार ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इतने सारे टीचर, वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी यार। अभी फिलहाल के टाइम पर प्रीलिम्स और मेंस कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स मेंस इसका मतलब ये कि उसमें सी सेट भी रहेगा, यानी कि जो कोर्स है उसमें उसके अंदर में कंबाइन जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें सी सेट भी रहेगा। प्रीलिम्स का पूरा जीएस, मेंस का पूरा एथिक्स वाला पेपर, ऐसे निबंध वगैरह वो सब उसके अंदर कवर कराया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, उसमें सी सेट नहीं रहेगा। बार बार यही क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हेल्प चैट पर, सर सी सेट रहेगा क्या। सी सेट नहीं रहेगा। सी सेट का अलग से भी बैच रहेगा, जिसको बस सी सेट लेना है वो सी सेट भी अलग से ले सकता है। और फिर से बोल रहा हूँ, जो कोड बोला था ना वीर कोड आप लोगों को यूज करना है, वो कोड ओनली उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी सीडीएस या फिर सीएपीएफ के एपीएफसी के कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। अगर वो यूपीएससी का भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी वो फीस जो है वो माफ़ कर दी जाएगी, सीएपीएफ या फिर जो सीडीएस वाली, यानी कि उनकी वो फीस जो है वो जीरो हो जाएगी। ये कोड यूज़ करते ही वो सारा का सारा पैसा जो है वो यूपीएससी वाले कोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि इसी कोर्स में आप लोग, इसी पैसे में आप लोग 2 कोर्स ले सकते हो, सीडीएस या ईपीएफओ वाला और इसी के साथ में यूपीएससी वाला। ये वो बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं लंबे समय तक चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को रिफाइन करना, खासकर 2024 और 25 में, मतलब अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी पीडीएफ भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करो यार, बहुत सारी उसके लिए बेसिकली क्वेरी आ रही है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद देखो, इतने सारे ऑप्शनल के मतलब टीचर मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। और ऊपर से फिर मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। बेसिक पर्पज मेरा यही है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कोर्स था यार यहाँ पर ये एपीएफसी का, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की, एक आप लोगों ने क्या मैंने नोटिस की, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पर ये एपीएफसी का कोर्स ले रखे हैं वो यूपीएससी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है, मतलब उनको वो कोर्स सेटिस्फैक्ट्री लगा है। सोचो अगर आप लोग, उनको वो कोर्स सेटिस्फैक्ट्री अगर नहीं लगता तो यूपीएससी कोर्स में भला कोई इनरोल होता है इस तरीके से। तो मतलब चीज़ें मैं वही चाह रहा हूँ कि जो दी जाए उसमें क्वालिटी रहे, ना कि ये रहे कि हाँ बस लिपापोती कर दी। इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जितने लेक्चर यहाँ पर आप लोगों के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एपीएफसी के अंदर भी इतना कम टाइम होते हुए भी इतने कवर कराए जा रहे हैं, वो मतलब बहुत ही रेयरली आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यार उस चीज़ को समझो थोड़ा सा। तो ऑप्शनल के लिए सॉरी, मैं कान पकड़कर सॉरी बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा यार वो, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको बड़े ही ध्यान से डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी बातें भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा था इसके बारे में कि सर इसका मुद्दा क्या है पूरा। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में 2 तरीके के सिस्टम नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
एक साइड में तो स्टेट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं निकल कर आते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमारे नॉर्मल स्टेट आज की डेट में 28 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक साइड में हमारे देश के अंदर में है यूनियन टेरिटरी, नाम में क्या लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन की टेरिटरी। तो जो यूनियन की टेरिटरी होती है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। पर लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, इसी तरीके से आप लोग की पुदुचेरी हो गया, और आगे चलकर इसी कैटेगरी में आप लोग को J&K देखने को मिलेगा, जहां पर इलेक्शन होते हैं और वो खुद के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चुनकर लेकर आते हैं। जब ऐसी यूनियन टेरिटरी में हम लोग जाते हैं तो ऐसी यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को थोड़ा सा मैटर डिफरेंट नजर आएगा। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर दो सिस्टम हो गया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और दूसरा देखेगी यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि जैसे दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। मुद्दा क्या निकल कर आता है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखेगी नॉर्मली, अगर ऐसी जगह आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यह माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में यहाँ पर 3 मुद्दे आते हैं। वो 3 मुद्दे क्या हैं, उनको लेकर और दूसरे कोई भी मुद्दे रहेंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोक झोंक यहाँ पर नहीं करेगी। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि कम्युनिकेशन, डिफेंस और जो लैंड वाला इशू आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, मतलब पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस बोल सकते हैं बेसिकली यहाँ पर आप लोग, ठीक है। नॉर्मली दूसरे टाइम पर जब नहीं अंग्रेजों के टाइम पर बोला करते थे तो ये बोलते थे कि अच्छा ठीक है ऐसा कर लेंगे, पर लेकिन यहाँ पर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पब्लिक ऑर्डर हो गया बेसिकली, पुलिस हो गया और लैंड, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। बाकी के सारे मैटर जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो यहाँ पर देखेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया और उसके बाद में यहाँ पर ये बात बोली गई 11 मई को, इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि यहाँ पर ऐसा होगा, ये 3 मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और बाकी के मैटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के मतलब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट देखेगी। जैसे ये डिसीजन निकल कर आता है पूरी हाहाकार यहां पर होने लगती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। क्यों? क्योंकि अब तक का सारा मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही थी और बोला ये जा रहा था कि बिना एलजी की परमिशन के कुछ भी नहीं होगा यहां पर। यानी कि अगर यहां पर कोई आईएएस या फिर आईपीएस जो ऑफिसर है यहां पर इस पर्टिकुलर जो एरिया के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, तो उनको परमिशन जो है, उनको काम जो है केजरीवाल साहब के हिसाब से नहीं करना था, यहाँ पर एलजी के हिसाब से करना था। और इसी को लेकर केजरीवाल साहब जो है वो यहाँ पर टेंशन में चल रहे थे। वो यहाँ पर बोलते किसी आईएएस को यार ये पॉलिसी बनानी है, इसको ऐसा करना है, तो वो आईएएस बोलता कि अभी टाइम ने बाद में फोन करना। तो अरविंद केजरीवाल साहब कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो माई बाप है वो है एलजी, और एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था यहाँ पर, इसलिए केजरीवाल साहब जो है वो कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर डिसीजन दिया कि यहाँ पर कुछ मुद्दों को छोड़कर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पर ये सारे कुछ मुद्दे जो मैंने अभी बताए, यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इनको छोड़कर सारे के सारे मुद्दों पर यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बातें निकल कर आई। पर लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, ये बातें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई और वो एक ऑर्डिनेंस लेकर यहाँ पर आ गए। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत वो ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आप लोगों को बताना है किसके हाथ में होती है, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर में होती है। तो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर दिया गया यहाँ पर, और इस अध्यादेश के तहत जो है वो सारे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की गई। बोला गया परमानेंट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, जिसके जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को एज ए चेयरपर्सन रखा गया और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल जो होम सेक्रेटरी हैं वो मेंबर रहेंगे यहाँ पर। और जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी जो बनाई गई है यहाँ पर, ये ठीक है, ये एक्सरसाइज करेगी अथॉरिटी ओवर सिविल सर्विसेज जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर में। और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक लॉ ऑर्डर और लैंड को छोड़कर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डिसीजन लेंगे, डिफरेंट ओपिनियन अगर होता है यहाँ पर इनके बीच में। समझ में आ गया क्या कहते हैं? अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये पूरी अथॉरिटी बना दी। इस अथॉरिटी के लिए मैं थोड़ा सा एक दूसरा पेज लेता हूँ, आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारा मैटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब देखेंगे, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आई, तो उन्होंने NCCSA करके ये अथॉरिटी बना दी, जिसका नाम रखा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। अब इसमें यहाँ पर इनके द्वारा जो रखा गया, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर में, इसी के साथ में प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और जो मेंबर के तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर 2 मेंबर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
ये सारे के सारे डिसीजन जो है इनके द्वारा मिलकर लिए जाएंगे। अगर इनमें कोई सहमति नहीं होती है तो फिर मैटर जो है वो एलजी के हाथ में जाएगा। यानी कि इनडायरेक्ट में बोला जाए, अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं मैक्सिमम, अब यहाँ पर मतभेद होना ही होना है, फिर से मैटर जो है एलजी के पास में जाना है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 11 मई का, उसको पलटने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया गया है, ये माना जा रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी जगह जो है वो अपनी चीज को डिफाइन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये बोला कि सुपीरियर ऑथोरिटी जो है वो पार्लियामेंट है। जब नेशनल कैपिटल में यहाँ पर वो एक तरीके से लॉ या फिर कानून बनाने की बात आती है तो सुप्रीम ऑथोरिटी पार्लियामेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, क्योंकि नाम भी तो यूनियन टेरिटरी है तो पार्लियामेंट के हाथ में उसकी पावर दे रखी है, ये बात यहां पर बोली जा रही है। यानी कि फाइनल जो ऑथोरिटी है वो पार्लियामेंट ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ये मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। तो जैसे ही ये सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट होता है तो सीधा सीधा मतलब क्या होगा, सीधा सीधा मतलब ये होगी कि पावर जो है फिर से यहां पर इसके हाथ में जाने वाली है और कैसे कैसे यहां पर चीजों को सुलझाया जाएगा अब वो देखने वाली बात यहां पर होगी। बहुत ही एक तरीके से ऐसा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि रस्सा कसी वाली बात चल रही है यहां पर दोनों के बीच में। अब बैलेंस कहां बनाया जाएगा वो देखने वाला मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यहां पर अगर आप लोगों को पता हो, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहां पर हमारे देश के अंदर में संविधान में संशोधन किया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1991 में। जब ये अमेंडमेंट किया गया तो उस टाइम पर यहां पर था कि एक नेशनल कैपिटल रीजन इस तरीके से हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर में यहां पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीफ मिनिस्टर वगैरह आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो उस तरीके से इन पावर्स को यहां पर डिफाइन किया गया था। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर यहां पर ये बिल्कुल ही अलग कंडीशन बनकर खड़ी हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने सेलिब्रेट किया था यहाँ पर, तो उस टाइम पर यहाँ पर अच्छी चला था कि यहाँ फिर से पावर जो है केजरीवाल के साहब के हाथ में आ गई। पर लेकिन इन रियलिटी फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो डिसीजन जो है आप लोग बोल सकते हैं पलट दिया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कैसे इस चीज को आगे लेकर चला जा सकता है, क्योंकि ये जो मैटर था ये अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने देखा कि फेडरलिज्म का सिस्टम क्या है, देश के अंदर में किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये एक रस्साकसी वाली बात आ जाती है फिर से घूमकर। बैलेंस कहाँ बनने वाला है जब भी वो होगा उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में जब बात करते हैं तो क्या क्या इशू यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी बात यार, कुछ ऐसे बंदे जिनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का, हिंदी के ऊपर उनकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी, जिन्होंने काम कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो जिसको। ठीक है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पीपीटी बनाना जानते हो, या फिर जैसे वीडियो वगैरह हो उनको एडिट करना अगर जानते हो, जैसे शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसको अगर एडिट करना कोई जानता है तो ऐसे बंदे कॉन्टैक्ट करें studylowerveer@gmail.com पर। एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के यार चीज़ें मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ वहाँ पर। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताएगा और अपना कोई डेमो जरूर भेजिएगा। ठीक है, बिना डेमो के पॉसिबल नहीं होगा, अपना रिज्यूमे और डेमो जरूर भेजिएगा जिससे मुझे अंदाज़ा लग सके और फिर उसी के बेस पर टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। studylowerveer@gmail.com पर अगर कोई भी अच्छा किसी भी तरीका आप लोगों के अंदर टैलेंट है वैसे भी आप लोग भेज सकते हैं। जैसे कोई अच्छा टीचर है अगर तो भी भेज सकता है, या तो आगे अगर जरूरत पड़ेगी जैसे कि यहाँ पर इतने सारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई और भी अगर मेरे से पूछेगा तो मैं रिकमेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई अच्छा टीचर भी हो तो भी आप लोग बता सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। अगर मेरे से कोई पूछेगा, मेरे पास में रिज्यूमे रहता है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं यार कोई टीचर है क्या, बता देना किसी भी सब्जेक्ट का। तो अगर कोई पूछेगा तो मैं नाम भी रिकमेंड कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। studylowerveer@gmail.com पर रिज्यूमे भेजिएगा और अगर काम करना है तो थोड़ा सा आप लोग अपना डेमो जरूर भेजिएगा जो भी हो। ठीक है, टीचर हो तो भी, और या फिर अपना कोई एडिट वगैरह करना जानते हो, पीपीटी बनाना जानता हो, कोई एमसीक्यू बनाना जानता हो, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना जानता हो, तो ये चीज़ें आप लोगों को बेसिकली सेंड करनी है। घर से ही काम करना है अपना, जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम की तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए। और खासकर स्टूडेंट भी हैं, अगर किसी की अच्छी कमांड है चीज़ों के ऊपर जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी भेज सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से आप इसको पार्ट टाइम जॉब की तरीके से ले लीजिएगा ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी साथ साथ में चलती रहे। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं, जितना काम दिया जाएगा उतना ही दिया जाएगा जितनी आप लोग की रिक्वायरमेंट है, जितना आप लोग करने में सक्षम है अपनी पढ़ाई के साथ साथ में। पर लेकिन एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि चीज़ें जो हैं वो समझी जा सके, वरना पता चला दिक्कतें हो रही हैं तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो ये बात मैं पहले ही कंफर्म कर दे रहा हूँ। studylowerveer@gmail.com याद रखिएगा। ठीक है,
यारो मैं हूँ शिकारी, खाली मेरा वार नहीं जाता, एक बार फोन पे बैठ जाऊं तो फिर मैं मुंह नहीं हटाता। ऐसा ही कुछ है ना हाल। अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई है, उसमें ये बात पता चली है कि जो लोग मुंह को फोन में घुसाए रखते हैं या फिर लैपटॉप में घुसाए रखते हैं, लैपटॉप वाला मैं हूं और फोन वाले आप लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों की अक्सर जो है कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वो दिक्कतें क्या हैं, वो समस्याएं क्या हैं, वो परेशानी क्या है, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसके ऊपर एक स्टडी की गई है कि अक्सर लोगों की नेक में तो पेन देखने को मिलता ही मिलता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि नेक में पेन हो गया, सर में दर्द हो गया, बैक में पेन हो गया। तो ये बड़ी ही नॉर्मल सी सिचुएशन यहां पर निकल कर आती है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर्स हैं, उनको लगा, ऐसे यूएसए में ना बड़े लोग ठाली रहते हैं, उनको लगता है यार कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसे तरंगी चीजें निकाल के लेकर आते हैं। अबे क्या बता दिया तुमने, कोई बड़ी बात बता रहे हो? ये सबको पता है, सर में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, ठीक है। मोबाइल देखते रहेंगे तो आंखें थकी थकी हो जाएंगी। आंखें तो लेकिन नहीं, मैं तो आंखें भी बता दूंगा तुमको, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो मतलब फालतू की चीजें बताते हैं कई बार, तो सबको पता है, कोई बड़ी चीज नहीं बताई, पर हाँ एक बढ़िया सा शब्द निकाल के लेकर आए यहाँ पर ये, ठीक है। वो पूछा जा सकता है आप लोगों से, पूछ लेंगे आप लोगों से कि ये शब्द बताओ क्या है, टेक नेक। समझ रहे हो आप लोग? वही है, हमारी हल्दी हमने बोला बड़ी अच्छी थी यार, यूएसए ने बोला हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट खोजा है भाई साहब, जो शाम को दूध में डालकर पी लो तो आप लोगों की बॉडी का पेन खत्म हो जाए। हम बोले क्या है ये, उसका कोई नाम निकाल कर आए, कोई ऐसा नाम अतरंगी टाइप का, ठीक है। उन्होंने बोला इसका नाम है टिंग टिंग टोंका, ठीक है। हमने देखा क्या है, अबे बेटा, हमने देखा है अबे बेटे हल्दी ले घूम रहे हैं। तो वही कंडीशन है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, अगर आप लोग मुंह झुकाए रखते हैं, बेसिकली नीचे को सर रखते हैं थोड़ा सा फोन पे, जैसे लाइब्रेरी में बैठे हुए फोन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये फोन की बात नहीं है, किताबों में भी अगर लंबे समय तक आप लोग सर झुकाए रखते हैं तो गर्दन में दर्द होने लगता है, ठीक है। ये मैंने बहुत फील किया है। तो इसी के चलते मैंने आप लोगों को बोला भी था, और जब भी मैं पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को रख के, तो मैं ये स्टैंड है आप लोगों के सामने, इस स्टैंड पर लैपटॉप रखा हुआ है ताकि मेरी नजरें जो हैं वो सामने मेरे बेसिकली रहे, तो ताकि मुझे गर्दन न झुकानी पड़े, ठीक है। क्योंकि जब जब गर्दन झुकती है, फिर जो गर्दन का जो जॉइंट नहीं है वो कंधों के बीच में जो यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला जो जॉइंट होता है यहाँ पर, भाई साहब उसमें जबरदस्त दर्द होने लगता है। गर्दन घुमाओ भी ना, थोड़ा सा इधर उधर गर्दन भी घुमाओ, उससे भी दिक्कत होने लगती है। तो ये कंडीशन मैंने फील की है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एक तरीके से शिकार हो चुका हूँ इस कंडीशन का। क्यों यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए एक तो अपने मतलब आंखों की सीध में आप लोगों का लैपटॉप होना चाहिए, आप लोगों को ज्यादा गर्दन झुकानी पड़े तो स्टैंड आप लोग ले लेना, बड़ा ही सस्ता सा है यार, ये लगभग 400-500 का स्टैंड आ जाता है। आप लोगों की गर्दन पेन को रोक देगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, चेयर पर जब बैठे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा उठ के घूम लिया करो। थोड़ी थोड़ी देर का मतलब नहीं 5-5 मिनट में जा रहे हैं घूमने, ठीक है। मतलब यह कि लगभग 1 घंटे में या फिर मैक्सिमम 2 घंटे में एक बार उठकर 5-7 मिनट घूम लिया करो, और थोड़ा सा नहीं झुक के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, कमर थोड़ी सीधी कर ली, कंधे पीछे को करके, या फिर हाथ दोनों ऊपर को उठा के स्ट्रेचिंग नहीं करते जैसे एकदम बिल्कुल हाथ ऊपर को उठा के वो सीधा बिल्कुल जैसे नमस्कार टाइप में ऊपर को हाथ उठा लेते हैं, बिल्कुल एड्डी पर थोड़ा सा खींच सी के, मतलब कंधे थोड़े से पीछे कर लिया। तो इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हैं। ये बीच बीच में करने से क्या होता है, एक तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों का बना रहता है, दूसरा जो पेन होने के चांसेस होते हैं ना, वो पेन होने के चांसेस आप लोगों के काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क बेस्ड लोगों ने इसका एक नया इसका नाम दे दिया है जिसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया, और इन्होंने नाम दिया इसका टेक नेक सिंड्रोम। तो समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस इसका एक नाम रख दिया यहां पर ये, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बोला है, इसको इन्होंने बोला है न्यू कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अब ये नए नए नाम आप लोगों के सामने निकाल कर रख रहे हैं, तो कल को क्वेश्चन आ गए तो आप लोग बोलेंगे क्या पूछ लिया यार, पता नहीं कुछ आया था, एक टेक नेक सिंड्रोम करके आया था भाई साहब, कोई साइंटिफिक ऐसा लग रहा था, कोई वायरस का नाम है किसी, अरे वायरस नहीं है, गर्दन का दर्द है ये, ठीक है, जो सबको होता है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर ने यहाँ पर स्मार्टफोन लैपटॉप जैसे टूल पर अगर कोई ज्यादा टाइम यूज करता है, फिजिकल ये कंडीशन बन जाती है, इसको टेक नेक का नाम दे दिया है। तो माइंड में क्लैरिटी हो गई यहाँ पर, तो इतना याद रखिएगा। और बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखिए नेक में पेन हो गया, ठीक है, सर में दर्द हो गया, या फिर बैक में पेन हो गया, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर आंखों में भी बहुत दर्द होता है। मैं तो बोलता हूँ लैपटॉप पे अगर ज्यादा लंबे समय तक बैठे हो, हर घंटे में आंखों में पानी के छपके मार लिया करो, ठंडे पानी के, ठीक है। जो राहत मिलेगी ना वो किसी चीज से नहीं मिलने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और मोबाइल तो ये स्ट्रेस का साधन है, अगर आप लोग हद से ज्यादा इसको यूज करोगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है। इसके बारे में बात करिए तो इसको रेफर भी किया जा रहा है यहां पर एक तरीके से, ये सर्विकल स्पाइनल डिग्रेडेशन। तो ये तो ऐसे से टर्म्स निकाल कर लेकर आ देंगे। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार कहते हैं ना कि इंसान जो है थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। मैं मानता हूं कि डिप्रेशन कई बार इतना हाई हो जाता है कि इंसान जो है उसको कंट्रोल में नहीं कर पाता है, पर लेकिन नॉर्मली क्या हुआ, डिप्रेशन हो रहा है, सुबह से शेड्यूल फॉलो नहीं, भाई ये भी डिप्रेशन वाली कोई चीज है, बैठ के कर ले शेड्यूल फॉलो,
नींद आ रही है सुबह से यार, बड़ी इरिटेशन हो रही है, सो ले थोड़ा सा यार बैठ के, थोड़ी सी देर में फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद में उठ के पढ़ लिए। टेंशन काहे को लेना है, हर चीज़ का सोल्यूशन है भी कोई, और ये सोल्यूशन इतने बड़े भी नहीं है कि आप लोगों को डॉक्टर बताएगा कोई और बताएगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, जहाँ टाइम जो बच रहा है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, आराम से आप लोग सही फील करना स्टार्ट कर दोगे। इसमें रोने की क्या बात है बैठ के, यार मेरे से ना क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। यार बिल्कुल भी ना हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो यार, हिस्ट्री समझ में आ जाएगी आप लोगों की, कौन सी बड़ी बात है। यार पॉलिटी तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है यार, सारे लेक्चर पढ़े हुए वीर सर के, उठा के पढ़ लो यार, सारी समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालो तो आप लोगों को सोल्यूशन निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो लंबे समय तक कोई भी चीज़ यूज़ मत करो, ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी चीज़ यूज़ करोगे ना तो उसका आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी, वो किसी न किसी तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक कहावत बोली जाती है, बूढ़ा एक तरीके से ना, जो बूढ़े जो लोग होते हैं खासकर जो समाज में, वो एक तरीके से बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके द्वारा ये कहावत बोली जाती है कि भाई साहब दोस्ती ज़्यादा मीठी नहीं होनी चाहिए, वरना गुड़ भी जो है चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। यानी कि गुड़ से ज़्यादा मीठी चीज़ ना वो भी इंसान को दिक्कत ही देने लगती है। यानी कि गैप आप लोगों को रखना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो किसी भी तरीके की, ऐसा नहीं कि 24 घंटे जो है उसी इंसान के सर पे चढ़े घूम रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, मतलब आप लोगों को सारी एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो जिंदगी जो है वो बदतर हो जाती है बहुत तकड़े वाली। तो कोशिश करो कि इनमें एक बैलेंस बना के रखो। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले बात की थी, एक लड़की के द्वारा बोला गया था कि सर एक लड़का है वो मुझे पसंद तो करता है पर बीच बीच में ना गायब हो जाता है, ठीक है। फिर पहले कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा था बात करने का, फिर आता है, फिर बात करने लगता है, फिर गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कहते कि जैसे पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं कि अभी मानसून चल रहा है, उसके बाद में विंटर वाला आ गया, उसके बाद में बजट वाला आ गया, बीच बीच में आता रहे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे इंसानों से डिस्टेंस बना के रखो, बोले जब भी आता है फिर मुझे डिस्टर्ब कर देता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, और ज़्यादा इमोशनली इतना कनेक्ट मत हो कि वो आप लोगों का बेवकूफ़ बना दे, ठीक है। इतना कनेक्ट हो कि वो उसकी सही और गलत चीज़ें कम से कम आप लोगों को दिखे। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों ने बैलेंस बनाने स्टार्ट कर दी ना तो ज़िंदगी में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं फालतू का ज्ञान। तो ये था फालतू का ज्ञान, रखना हो तो रख लेना वरना वापस कर देना यार, ठीक है। पर हाँ ये स्टैंड जरूर खरीद लेना अगर खरीदना हो तो, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने किसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया था, इसके नीचे प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोगों को चाहिएगा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों को भी हो सकता है। और फिर से स्टार लगा देता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। कभी बोलोगे सर प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत हो तो, ओके। बताना जरूर किस किस को दिक्कत हो रही है गर्दन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों वृक्ष और पानी ही जीवन है, ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, पर लेकिन अगर वो जीवन जो है वो समाप्त होता हुआ नजर आए, पानी की क्वालिटी खत्म होती है और पेड़ कटते हुए नजर आए, तो ये जंगलों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है कि हाँ भाई साहब जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब जंगल खत्म होने से, मतलब ऐसे रहेगा सब कुछ, नहीं हम भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब जंगल ही खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे ना। तो जब हम भी खत्म हो जाएंगे तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है, सब कुछ ही निपट जाएगा फिर तो। वो नहीं कहते कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो फिर टेंशन किस चीज़ की लेनी है। तो अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि काफ़ी लंबे समय से ये टारगेट किया जा रहा है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है वो हम लोग को इम्प्रूव करना है, पर लेकिन शाम दाम दंड भेद लगा लिए वो इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रहा है जितना हम लोगों ने टारगेट लगाया था। तो आर्टिकल कवर किया गया था हिंदू के द्वारा, तो समझेंगे पूरा मुद्दा अच्छे से। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 जो इन्वायरमेंट और जो कंजर्वेशन वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ और बातें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा। फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें करूंगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, तो काफ़ी कुछ आप लोग यहाँ पर जान पाएंगे, तो डिटेल में समझेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। बस पढ़ते रहो और इन्जॉय करते रहो। सबसे पहले बातें करते हैं किसके बारे में, कि हमारा देश जो है उसके द्वारा टारगेट रखा गया था कि जो नंबर ऑफ और क्वालिटी ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट कवर है हमारे देश के अंदर में हम लोग उसको बढ़ाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने एक मिशन भी रखा था, हालांकि ये पूरा मिशन इसके लिए नहीं था, इस मिशन का एक पार्ट था ये था ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना था कि कैसे हम लोग अपना फॉरेस्ट कवर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने मिशन तो चला दिया, और मिशन चलाने के बाद में हम लोगों ने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग ने अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, और टाइम टेबल बनाने के बाद में आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, पर दिक्कत क्या आती है, हम लोग कई बार चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर ये ग्रीन इंडिया मिशन के तहत में यहाँ पर काम करने के लिए चीज़ें की गई कि हाँ ठीक है हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, पर इन रियलिटी जब ग्राउंड लेवल पर चीज़ें देखी गई तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अचीव ही नहीं की। मैं कहता हूँ ना कि आप लोग अपना जो है SLV प्लानर ब्रो जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था उसमें देखना आप लोगों को पता चल जाता है। तो हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसमें से एक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर में नेशनल सोलर मिशन हो गया, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर गंगा हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मिशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो उसी के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर ये भी मिशन देखने को मिलता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अपने देश में जंगल के एरिया को कैसे बढ़ाना है। पर लेकिन हम लोगों ने उसको अचीव नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, तो वो RTI लेकर पहुंच गए भाई साहब कि हमको बताओ कि रियलिटी में जो आप लोगों ने बोला था वो आप अचीव कर पा रहे हो या फिर वो सारी बातें जो हैं वो हवाई चल रही हैं। तो जब डेटा सामने निकल कर आया तो उसमें पता चला कि हवाई बातें देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। इन रियलिटी वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो इसी के चलते इस RTI की रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई तो उसमें कई सारी बातें यहाँ पर पता चली। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है वो आप लोगों की समझ में आ गया। अभी नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ये एक मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर में, जिसमें मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं नेशनल प्लान ऑन जो क्लाइमेट चेंज के अंदर में। मैंने बताया अभी यहाँ पर एक पिक्चर भी है, मैं आप लोगों के साथ में 1 मिनट रुको पिक्चर दिखा देता हूँ मैं ताकि आप लोग चीज़ें कनेक्ट कर पाओ। ये पिक्चर आप लोग देखें यहाँ पर, इस पिक्चर में यहाँ पर कई सारे मिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरा फोकस ये कि क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग को सही तरीके से लेकर चलना है। और अभी तो आप लोगों को पता है हमारे सामने टारगेट भी आ गया है, तो घड़ी टिक टिक करने स्टार्ट कर चुकी है कि 2070 तक हम लोगों को अपने देश को कार्बन न्यूट्रल कंट्री यहाँ पर बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी एक मुद्दा आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा। तो जो ये पूरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर मिशन के तहत रखते हैं कि नेशनल जो एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें यहाँ पर ग्रीन इंडिया भी फोकस देकर चला जाता है कि पेड़ों को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, रीस्टोर करना है, जो काट दिए हैं उनको फिर से लगाओ और फॉरेस्ट कवर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो इस मिशन के तहत में हमारा जो टारगेट था कि 10 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट और इसी के साथ में नॉन फॉरेस्ट जो लैंड है वो हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं, यानी कि ट्री लगाने वाले हैं और जो ऑलरेडी फॉरेस्ट की क्वालिटी है वो बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम लोगों ने किसी एरिया में पेड़ लगाए, अब वो पेड़ ऐसे हैं वहाँ पर कि एक पेड़ यहाँ है एक पेड़ वहाँ है, जैसे तैसे अकेले दुकेले खड़े हैं, तो हम लोग इनकी शादी करवाने इनके साथ में एक पेड़ और लगा दो तो थोड़ा सा नहीं घना जंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इनसे फिर यहाँ पर फल फूल पत्तियाँ झड़ेंगी, फिर उससे और पेड़ निकल कर आएंगे तो इनके बच्चे पैदा होंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फ़ायदा क्या होता है। जो फॉरेस्ट कवर हम लोग जितना अच्छा क्रिएट कर पाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन को बेसिकली हमारे पास में पहुंचाता है और ग्रीन हाउस गैस का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं इस पृथ्वी के ऊपर उसको भी कम करता है। तो पेड़ जो है वो जीवन दान की तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है हमारा कि हम लोग इसको लेकर चले ढंग से, तो वो है कि संरक्षित करना है, पेड़ों को लगाना है, बढ़ाना है और जो ऑलरेडी हैं उनको सुधारना है। तभी हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के साथ में हम लोग निपट पाएंगे, वरना सिचुएशन जो है वो खराब होती नजर आएगी और हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग करें, ठीक है। तो ये माना जाता है कि अगर आज की डेट में हम लोग देखकर चलें तो 50 से लेकर 60 मिलियन टन एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिक्वेंट्रेशन होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जो पेड़ पौधे वो करते हुए नजर आते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ही हम लोगों ने खत्म कर दिए तो कैसे हम लोग सिचुएशन को यहाँ पर संभालेंगे, तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर बस आप लोगों को ज्योग्राफी कवर करनी है या फिर आप लोगों को पॉलिटी कवर करनी है, हिस्ट्री कवर करनी है ओनली, ठीक है, या फिर करंट अफेयर कवर करना है। यूपीएससी की तैयारी का मतलब ये कि सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे। इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, एथिक्स भी कवर करनी पड़ेगी, आप लोगों को अपना ऑप्शनल भी कवर करना पड़ेगा, साथ ही साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके की एक बैलेंस स्टडी लेकर आप लोगों को चलनी पड़ेगी, तभी आप लोग फाइनल सिलेक्शन में पहुंच पाओगे। यानी कि अगर आप लोगों को क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना है तो आप लोगों को पानी को भी फोकस करना पड़ेगा, आप लोगों को गंगा को रिवर को भी फोकस करना पड़ेगा, हिमालयन इकोसिस्टम को भी फोकस करना पड़ेगा, सोलर पैनल एनर्जी लगाकर भी काम करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लानी पड़ेगी। तो सारी चीज़ों को आप लोगों को सही तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का जो मिशन है कि हाँ ये अचीव करना है 2070 तक का हम लोग को, तब आप लोग इसको अचीव कर पाओगे। तो एक डायरेक्शन या डायमेंशन में चलकर काम नहीं चलेगा।
तो ट्री कवर करना है, फॉरेस्ट कवर करना है, जहां पेड़ लग सके वहां पर पेड़ लगाओ। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर जो हैं वो पेड़ लगाते हैं और मुझे ट्विटर पर या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर टैग भी करते हैं। अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा काम किया करो, आप लोग जरूर मुझे टैग किया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि SLV आर्मी जो है वो लगी पड़ी है देश को सुधारने में। और कभी भी टाइम निकाला करो थोड़ा सा यार, इस चीज़ को करने में आप लोगों को जो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी की हेल्प करके, पेड़ पौधे लगाकर नेक्स्ट लेवल की भाई साहब अंदर से फीलिंग होती है, कर देखो, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग लगा रहे हैं, खुद सोचो आज जो पेड़ पौधे हैं वो हम लोग क्यों एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो लगाए थे कभी, इसलिए हम लोग उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन उसको फायदा उठाएगी और कहीं तो हम भी फायदा उठाएं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है। तो फॉरेस्ट कवर को यहाँ पर बढ़ाना है। आज की डेट में अगर बात करें, जो एरिया है मिनिमम कैनोपी जो जिनकी यहाँ पर आप लोगों को डेंसिटी देखने को मिलेगी वो 10 से लेके 30, इसी के साथ में एरिया जो है वो 0.5 हेक्टेयर है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं। खैर ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली करंट के बारे में। अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, पहले ही बन चुके हैं और आगे बन चुके हैं, और फिर क्वेश्चन भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। तो माइंड में कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए जरा सा भी। ये जो टॉपिक है इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर ये भी देखिए कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंस अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसी की पर्पज के लिए कोर्ट बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब मैटर जाते हैं तो वो भी यहाँ पर इसको सुनते हैं। तो डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट का, क्या जो भी कानून है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर समझानी है। तो बड़ा ही बेसिक है, कई सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो ये भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ढंग से समझते हुए चलेंगे। अब हम हमारे संविधान निर्माता वो भी यहाँ पर इन चीज़ों को समझते थे, जानते थे कि आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इसलिए उनके द्वारा भी जब संविधान बनाया जा रहा था कुछ तो प्रोविज़न उन्होंने रखे, कुछ प्रोविज़न जो है यहाँ पर बाद आने वाले टाइम में चेंज किए गए। पर लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पर 1947 में जब संविधान बन रहा था, आज की डेट में हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर उन लोगों को पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हम लोग बुद्धि का जो विकास है वो हमारा नहीं होगा, हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे। तो उन्होंने पहले से ही प्रोविजन रख दिए ताकि हरकतें रोकी जा सकें। ऐसी बात नहीं है, मेनली बात यह है अंग्रेजों के द्वारा जो हरकतें की गई थी वो हरकतों से हम लोग पहले से ही चौकन्ने हो गए थे कि जब अंग्रेज हरकत कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन है, इंसान है, तो सेम हरकत हम भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जंगलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये आज की डेट में आप लोगों को सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट शब्द जो है यहाँ पर पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको आप लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके चलते यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ये कहाँ पर है, जब हमारे संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट नहीं लिखा हुआ है वहां पर, यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो अगर स्टेट लिस्ट में ये रहता तो ओनली स्टेट इसके ऊपर कानून बना पाता, लॉ बना पाता। अब यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, समवर्ती सूची में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर जो है दोनों मिलकर इसके ऊपर कानून बना पाएंगे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और इसी के साथ में जो बर्ड्स हैं उसको ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये कब किया गया, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 1975 से लेके 1977 1977 तक का। तो सबसे पहले तो अब कहां पर है, यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको उसमें पहुंचाया गया है, यानी कि ऐसा नहीं कि रात को सो रहा था तो कमरे में से उठा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया कि नहीं मुझे तो यहाँ पर मजा आ रहा है ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है संविधान में संशोधन करने का, उसके बेस पर यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुंचाया गया है। अब आप लोगों से इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी करूं तो आर्टिकल 51A यानी कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A है उसका जो जी पार्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों से फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है। आप लोगों को बता दूं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आप लोगों को पार्ट 4A के अंदर देखने को मिलती है संविधान में। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया जब भी किसी भी चीज के आगे कैपिटल शब्द में ABCDEFGH कुछ भी ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में ये सारी चीजें नहीं थी, संशोधन कर इनको संविधान में ऐड किया गया है। तो यानी कि इसको भी संशोधन करके ऐड किया गया है।
और इसी टाइम पर संशोधन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, जिसके चलते फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे संविधान का पार्ट बन गई। और इसी में यहाँ पर हमको एक ड्यूटी भी दी गई कि प्रोटेक्ट करना है अपना इन्वायरमेंट, जो भी हमारे पास में नेचुरल इन्वायरमेंट है, इस इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जंगल हैं उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, ये हमको ड्यूटी दी गई है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह कि अकेली ये ड्यूटी हमारे पास में नहीं थी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट को भी ड्यूटी दी गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ड्यूटी दी गई, तो ये ड्यूटी दी गई थी यहाँ पर आर्टिकल 48A। तो यहाँ पर जो डीपीएसपी है, जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलता है संविधान के अंदर में, तो स्टेट को बोला गया, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को भी बोला गया कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है देश के अंदर में जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, ताकि देश में इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई। इसी के साथ में आप लोगों को पता है ये आर्टिकल कितना धांसू है, आर्टिकल 21, ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। जब राइट टू लाइफ यानी कि जिंदा रहने का अधिकार, और वो कब होगा, जब क्लीन इन्वायरमेंट होगा, यानी कि हमारा वातावरण अगर शुद्ध होगा तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। वातावरण ही अगर बेकार हो गया तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो संविधान के अंदर में है, ये यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 51 का जो ए का जी है, इसी के साथ में 48 का ए, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और क्यों है ड्यूटी, क्योंकि इंसान को जिंदा रहना है, इसलिए ये ड्यूटी यहां पर डाली गई है। तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। कहां पर आता है, पार्ट 3, जहां पर सारे फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जो ओरिजिनली सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ चीजें संविधान में इतना गैप छोड़ा गया था ताकि हम जैसे लोग आए और वो चीजों को समझें और उनको लगे कि यार इनको प्रोटेक्शन की अलग से जरूरत है, तो उसके लिए अलग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दे। तो ये भी उसी चीज का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये जो रिपोर्ट है अभी प्रस्तुत की गई, तो इसके चलते आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि टोटल फॉरेस्ट जो ट्री कवर है हमारे देश में वो कितना है। तो याद रखिएगा 24.62% हो गया है। अब तक मैंने आप लोगों को 2019 की रिपोर्ट पढ़ाई थी, अभी उसमें अपडेट कर लेना। ये अभी नई रिपोर्ट अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर एरिया 24.62% हो गया। जो कंट्री के अंदर जो टोटल एरिया है उस पर इतने पर फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर जो है अगर इसको वैसे नापोगे तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि 7,13,789, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, जो कि लगभग 21% है। लगभग अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर एरिया है। बाकी जो ट्री होते हैं ना, घरों में पेड़ खड़े हुए हैं, खेत में, गांव में आप लोगों के पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो ट्री आ जाते हैं लगभग 2.91%, यानी कि 3% के करीब लगभग आप लोगों को ट्री देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट तो वो होता है जैसे आपने गांव से, जैसे आप लोग गांव में जाते हैं, कई बार आसपास बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार कि जैसे कि मैं खेत में जब जाया करता था तो हमारे खेत के बीच में बाग पड़ता था, कई बार कि कहाँ पहुंच गया कि बाग के पास में हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एक बाग बहुत बड़ा एरिया कवर होता है जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें सिंगल जो ट्री है कि यहाँ ट्यूबवेल पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक पेड़ गाँव में खड़ा हुआ है, एक पेड़ घेर में है, तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा, तो वो वाली चीज आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो एरिया जो है ग्रीन, जो बेसिकली एक तरीके से जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर ग्रीन वॉस, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करने की बात की जा रही है। तो फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर अगर बात करें वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द जो यहाँ पर बात करें इसके विदिन, अगर बात करें विदिन ग्रीन एरिया या फिर ग्रीन वॉस एरिया, तो यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है लगभग यहाँ पर इतना, ठीक है, यानी कि विदिन इतना और आउटसाइड इतना। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। रटना नहीं है, पर ये ऊपर वाली लाइन आप लोग जरूर याद रखेना। और जो दूसरा बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। कहां पर डिक्रीज हुए हैं, जहां पर फोकस देना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। याद नहीं आ रहा है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। इससे ये जो पर्टिकुलर बताया है आप लोगों से, सिंस 2019 यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, तो कहां पर इंक्रीज हो गया है और कहां पर लॉस हुआ है, तो ये बता दिए यहाँ पर कहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में और कहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर जो एक स्लाइड के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को और ज्यादा माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर देता हूं मैं, जिससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया फॉरेस्ट कवर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। तो बात करते हैं यहां पर, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये वो एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्टेट वाइज।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और फिर है आप लोगों को महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन कौन इन राज्य से निकल कर आता है स्टेट पीसीएस के अंदर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज, तो मिजोरम में मजे ले रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में और नागालैंड में, यानी कि जितना एरिया है इनका उसके 84% एरिया में फॉरेस्ट है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर तो अगर एरिया देखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे बड़ा है, तो उसका टोटल एरिया देखेंगे तो एरिया वाइज ये है, पर लेकिन जो यहां पर मध्य प्रदेश बड़ा है, पर लेकिन अपने घर के अंदर में, यानी कि एक इंसान का तो घर है इतना बड़ा, ठीक है, उसके 50% में यहां पर टोटल फॉरेस्ट है, यानी ठीक है, एक इंसान है यहां पर, इसका घर है इतना से यहां पर, ठीक है, इसके यहां पर भाई साहब टोटल इतने एरिया में फॉरेस्ट है, ओनली 5% एरिया में फॉरेस्ट नहीं है। तो परसेंटेज वाइज तो ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इसका है, अगर परसेंटेज में देखें, यानी कि ओनली 5% में नहीं है, 95% एरिया में फॉरेस्ट है। पर लेकिन अगर एरिया देखेंगे तो ये पूरा राज्य जो है यहां पर समा जाएगा पूरा। अगर एक पूरे एरिया के बारे में देखेंगे तो एरिया वाइज यहां पर आप लोगों को मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे समझना है यहां पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो परसेंटेज वाइज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वाले राज्य, और अगर एरिया वाइज तो ये वाले राज्य। अभी बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में, जो कि अभी 2022 में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। तो बोला गया कि अब तक का 422 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है फॉरेस्ट, वो खत्म हो चुकी है 1990 से लेकर 2020 तक का। ये वर्ल्ड लेवल की बातें कर रहा हूं अब मैं आप लोगों से, मैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर 289 ये मिलियन हेक्टेयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डिफोरेस्टेशन हुआ है 2016 से लेकर 2050 तक का, मतलब होने वाला है, यानी कि इतना और लैंड एरिया जो है, जो यहां पर कवर है फॉरेस्ट से, वो खत्म होने वाला है। 15% अगर बात करें 250 का यहां पर बोला जा रहा है, ये इन्फेक्शियस डिजीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है वो फॉरेस्ट के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि टोटल अभी रिसेंटली जितनी भी बीमारी निकल कर आई है वो फॉरेस्ट से निकल कर आई है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साफ साफ बोला गया है इस बात को कि फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसको भी साथ में लेकर चलना है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि एक वर्ल्ड है उसके साथ में वन हेल्थ है, यानी कि इनको साथ में लेकर चलना है, और वो यहां से बातें निकल कर आती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर हो जाता है अगर इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड भी मैटर यहां पर जुड़ जाता है। अगर बात करें ग्रोस जो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वर्ल्ड की, बोला जा रहा है कि 84 ट्रिलियन इन 2020 में, जो कि डिपेंड करती है यहां पर अगर बात करें ये 31 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से, और इसी के साथ में हाईली 13 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से ऑन द इकोसिस्टम। यानी कि अगर बात करें दुनिया में जो हम आज के में फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम अगर बात करें कितना डिपेंडेंट है जीडीपी, आप लोग देखते हैं रॉ मटेरियल फॉरेस्ट में से निकाल कर लेकर आए जा रहे हैं, लकड़ियां आप लोग वहां से लेकर आ रहे हैं, वहां से जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब खेती वगैरह जो भी करते हैं हम लोग खेतों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं उसको कैसे कैसे यहाँ पर चीजों को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। स्लाइड कुछ और है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर बोला जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, यानी कि बहुत घने जंगल, जहां 70% या फिर उससे अबव फॉरेस्ट है उसको वेरी डेंस बोलते हैं। मॉडरेटली डेंस किसको बोलते हैं, जहां 40 से 70% देखने को मिलते हैं। और ओपन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहां 10 से 40% देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। यहां पर एरिया वाइज कौन कौन से सबसे ज्यादा हैं, तो इस तरीके की बातें हैं परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से देखने को मिलते हैं, मॉडरेटली डेंस, यानी कि ज्यादातर एरिया में आप लोगों को ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों को वेरी डेंस, और चौथे नंबर पर जो यहां पर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे भी लगाने के लिए आ जाते हैं। टॉपिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक बार रटना नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इनको रिवाइज करा चुका हूं। एक बार आप लोगों ने अब पढ़ ली, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के बाद में, और फिर आप लोगों से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसके थ्रू भी आप लोग यहां पर चीजें याद रख पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का यही फायदा यहां पर रहता है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है यार, अब जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, इन क्वेश्चन को आप लोग पहले अटेम्प्ट करोगे, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आप लोग देखोगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको कर पा रहे हो। गलत है तो अच्छी बात है, कोई नहीं, यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में नहीं हो रहा है, और सही है तो पीठ थपथपा लेना और अच्छे से मेरी तरफ से, ठीक है। बात की जा रही है स्टेट जो कि यहां पर जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, तो कहां पर दी गई है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नॉर्मल सी बात है यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पर आते हैं, पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनकी ड्यूटी दी गई है डीपीएसपी के अंदर में। तो सारी चीजें मैंने एक एक कर आप लोगों को यहां पर ये पढ़ाई डिटेल में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द असेंडिंग ये ऑर्डर में। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर आप लोग बात करें, एरिया वाइज कौन सा फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें आप लोगों को बताना है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, पोज कर अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद में आंसर देखिएगा। अभी आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ये एक स्टेटमेंट भी अगर के लिए आप लोगों को याद है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है, कि यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। या फिर अपोजिट पूछा जाए, जैसे यहाँ पर असेंडिंग पूछा है या फिर डिसेंडिंग में पूछा जाए, तो दोनों तरीके से आंसर आप लोग देखते हैं। यहाँ पर ये दो आंसर, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, बी आंसर हो गया। यदि पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी में यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जैसे मैंने बताया था ना कि परसेंटेज वाइज भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेम पैटर्न में आप लोगों का परसेंटेज वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पर यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पर घटते हुए क्रम में पूछा गया है, तो घटते हुए क्रम में आप लोगों को यहाँ पर ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है, या फिर 1 2 3 4। अगर असेंडिंग में पूछता तो ए आंसर हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट के अंदर में है या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में है या फिर डीपीएसपी के अंदर में है। तो आप लोगों को कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन संविधान में कहां पर रखे गए हैं, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डिटेल में मैंने कवर कराया। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी और डीपीएसपी के बारे में बात करी, ये हमारी ड्यूटी है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 और 3, और 2 और 3 कहां पर है, ये बी के अंदर में, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में भला आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दोगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पर लेकिन जितना टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं उससे आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बोला गया कि ए पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बोला गया कि इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पास थ्रू द, जो एक तरीके से नॉर्दर्न राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उस लैटिट्यूड से होकर गुजरता है। नॉर्दर्न पोर्शन अगर आप लोग ये चलाते हैं तो आप लोगों को हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। मैं उत्तराखंड भी आ सकता है वैसे, पर लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश, या फिर आप लोगों के सामने कौन आएगा, आप लोग बोल सकते हैं यहां से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यानी कि या तो आप लोगों का आंसर जो होगा हरियाणा होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। दूसरी स्टेटमेंट, इट हैज कवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर द फॉरेस्ट एरिया। तो आप लोग समझिए अभी यहाँ पर, अभी मैंने आप लोगों को परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर बताया, उसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी रिकॉल करोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। बोला गया कि 80% जो एरिया है इसका वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 80% एरिया बोला गया यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो 80% यहाँ पर 80% में कोई सा भी ना तो आप लोगों को हरियाणा देखने को मिलेगा ना उत्तर प्रदेश, ओनली अरुणाचल प्रदेश एरिया जो है वो 79% यानी कि 80% के करीब आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 80% यहाँ पर बोला गया। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए जाती है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये यहाँ पर 12% इसका एरिया है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जब एग्जाम में बैठते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्योग्राफिक का एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, बड़ा ही बेहतरीन सा। लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा गया तो रिपोर्ट भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा अलग लेवल पर पहुंच जाती है कई बार, पर लेकिन इतनी गारंटी देता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं अगर उसको ढंग से कवर करके जाओगे तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, और यही आप लोगों का पर्पज होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा पूरा टॉपिक, इतनी सारी चीजें कवर कर दी, 3 अलग अलग टॉपिक इसके अंदर कवर कर दिए, वो भी 2 न्यूज़पेपर के। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर उसको भी दूर किया जाएगा। अच्छे से एंजॉय करा करो यार लेक्चर को, तभी लंबे समय तक चीजें भी याद आप लोग रख पाओगे। ओके दोस्तों, आज हम लोग ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां पर कोई मूवी भी रिलीज होती है ना, तो भाई साहब वो भी अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो भी मूवी आ रही है वो आप लोगों तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इवन टाइटल कई बार इंग्लिश के भी, ताकि पूरे इंडिया में उस मूवी को समझा जा सके और लोग जो हैं उस मूवी से एंटरटेन हो सकें। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में जो कोर्ट होते हैं उनके जजमेंट के बारे में, तब हम लोग कुछ ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो
इसीलिए यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही शानदार, मेरे हिसाब से तो शानदार है, बाकी आप लोग बताना आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी बड़ा जजमेंट दिया गया है, जिसमें अभी 4 लैंग्वेज में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होंगे वो अवेलेबल रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा यार, वो लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो अब तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। यानी कि ये तो आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक लोता कोर्ट है, यानी कि इसकी कोई ब्रांच नहीं है। ऑलरेडी अवेलेबल जो ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर में है। तो वैसे ही एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो कोर्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादातर एरिया में नहीं है। इसी के साथ में अगर लैंग्वेज भी उसमें प्रॉपर वे में न देखने को मिले, जो कि ज़्यादातर लोग लैंग्वेज बोलते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। अगर पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सिस्टम समझाऊं इसके बारे में, फिर आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये जुडिशरी और गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो लैंग्वेज है जो कि अभी यहाँ पर कवर करने की बात की गई है। तो याद रखिएगा, ये जो लैंग्वेज है हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया, ये 4 लैंग्वेज अगर आप लोग मिला दो तो 99% जो नागरिक हैं हमारे देश के वो कवर हो जाते हैं इन लैंग्वेज के अंदर में। यानी कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ये लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं। तो ये समझो कि मैक्सिमम जो देश का एरिया है वो यहाँ पर कवर हो गया। अब जो भी कोर्ट का जजमेंट रहेगा वो सब तक पहुँच पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है आप लोग खुद सोचो। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डिफरेंट एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा एक उदाहरण, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। अभी फिलहाल के टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग जाओगे, जो साइंस के जर्नल होते हैं, साइंस के जर्नल मतलब जो साइंस की पत्रिका होती है, वो हर एक देश को अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसमें, और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं ताकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर जर्नल को पढ़ा जा सके। पर लेकिन उसमें ये नहीं कि वो उसको जर्नल को अकाउंट लेकर पूरे देश में बांट दे उसको ले जाकर। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है उसको लेकर। कोविड-19 के टाइम पर जो इतनी सारी दवाइयाँ हम लोग बना पाए, तो उस जर्नल से बहुत सारे आर्टिकल निकलकर लोगों के सामने आए और खासकर लोगों ने पढ़े, और उसके बेस पर जो है काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं हम लोग आज के डेट में कई सारे देश जो हैं वो डेवलप कर पाए। मतलब क्या हो गया? मतलब इसका ये हो गया कि जब हमारे पास में नॉलेज है, यानी कि शिक्षा है, तो उसका इस्तेमाल कर कर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। पर लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं बना पाएंगे। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो ये लेक्चर है इसकी पीपीटी आप लोगों को बनानी है, तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूँ। मटेरियल मतलब जैसे कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो पीपीटी, जैसे यही वाला आर्टिकल है, तो मैं बोलूँ कि गूगल पर जाकर सर्च करना, सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर आएगी, वो पिक्चर उठा लेना। इसी तरीके से आर्टिकल आप लोग सर्च करना, वहाँ पर गूगल में जाकर अगर आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का आप लोग इस्तेमाल कर लेना, तो इसको आप लोग ईजिली बेसिकली कर पाओगे। पर लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल ना हो और मैं आप लोगों को कह दूं कि ये पीपीटी आप लोगों को बनानी है, तो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाना जो है वो मुश्किल पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन, और वो भी एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल न होना, ऐसा डेटा न मिलना जिसके बेस पर हम लोग काम कर सकें, तो फिर दिक्कत रहती है। और अगर अवेलेबल भी हो, वो भी ऐसी लैंग्वेज में हो जिसको आप लोग समझ ना पाए, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत है। ये दिक्कत मैंने फील भी की है मुझे फील होता है जब मैंने स्टार्टिंग में ये पर्टिकुलर लेक्चर बनाने स्टार्ट किए थे 2016 में, मुझे कुछ नहीं पता था कि लेक्चर कैसे बनाने हैं, तो मुझे कैसे ये टैब यूज़ करना है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो मतलब इंडिया में तो कोई मतलब ये इस तरीके की वीडियो डालता ही नहीं था। तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज की वीडियो देखी। कई सारी वीडियो ऐसी थी जैसे ब्राज़ीलियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, कुछ जापानीज़, इस तरीके से कई सारी लैंग्वेज में कि हाँ वो दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ समझ में आया, इसीलिए बहुत दिन लग गए मुझे कई सारी चीज़ें सीखने में। पर लेकिन आज की डेट में अगर एक आप लोग वीडियो सर्च करोगे कैसे वीडियो बनानी है, स्टडी लवर की ही मिल जाएगी आप लोगों को। मैंने एक वीडियो डाल रखी है प्रॉपर कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। किस लिए? क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में है, आप लोग ईजिली उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और अपना काम कर पाओगे। सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब इन लैंग्वेज में जजमेंट आएंगे तो सब लोग इनको पढ़ पाएंगे। एक तरीके से यहाँ पर जुडिशरी के बारे में लोग भी जागरूक होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोर्ट जो है वो इकलौता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे आप लोगों को हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं आज की डेट में। इसी के साथ में नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और फिर सिविल और मेट्रोपोलिटन जो अलग अलग यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमारे कंट्री में जो जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में एक बात आप लोग याद रखिएगा,
वो यूनिटरी टाइप का है, और बाकी का जो हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जैसे सेंटर यानी कि यूनियन लेवल पर आप लोगों को पार्लियामेंट देखने को मिलती है, स्टेट लेवल पर आप लोगों को स्टेट असेंबली देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के अंडर नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग ऑर्गन हैं। ये स्टेट के सपोर्ट से एक यूनियन हम लोग बना पाते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन के अंडर में स्टेट है। पर यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सारी की सारी बातें जो हैं हाई कोर्ट को माननी पड़ती है। यानी कि यहां पर यूनिटरी सिस्टम है, पर लेकिन यहां पर हम लोग फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि संघवाद का ढांचा फॉलो करते हैं। इतना कम से कम आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, जो भी लैंग्वेज यहां पर यूज की जा रही है अभी, जो 4 लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कि हिंदी तमिल, गुजराती और उड़िया, इन चारों की चारों लैंग्वेज को अगर आप लोग यहां पर देखोगे, जैसे गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, इसी तरीके से तमिल हो गई आप लोग यहां पर, और यहां पर उड़िया ढूंढो कहां पर है, ये होगी उड़िया। तो चारों की चारों लैंग्वेज कहां से हैं? ये हमारे संविधान का जो शेड्यूल है 8वां, उसमें टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। तो ये जो 22 लैंग्वेज में से चारों की चारों लैंग्वेज जो हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज को इसके अंदर में इंक्लूड करके चला गया है, जिसकी वजह से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है। और अगर पूछ ले कि जो लैंग्वेज अभी यहाँ पर ऐड की गई है उसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने बोला तमिल का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा यहाँ पर उड़िया का इस्तेमाल करेंगे। तो जो 4 लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की गई है उसमें से 2 लैंग्वेज आप लोगों को क्लासिकल लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा अलग तरीका क्वेश्चन होगा। टोटल मिलाकर कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। पहली 2014 में आई थी और 2004 में आई थी, और लेटेस्ट जो है वो 2014 में आई। पहली तमिल थी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2018 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, अभी किसी स्टेट पीसीएस का पेपर एक बच्चे ने सेंड किया था, तो मैं उसको देख रहा था, तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज देश में किसको दर्जा मिला। तो सबसे पहला ऑप्शन ए था, और ए में ही संस्कृत लिखा हुआ था। नॉर्मली इंसान जो है ये सोचेगा यार संस्कृत ही तो होगी सबसे पहली, पर लेकिन याद रखना सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया हमारे देश में 2004 में, वो तमिल को दिया गया, ना कि संस्कृत को। और सबसे लेटेस्ट जो दिया गया है वो उड़िया को दिया गया है। तो एटलीस्ट पहला और छठवा आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए तो ये क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको देखने को न मिले। कुछ यहाँ पर और बेसिक चीजें हैं जहां से भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि संविधान के 8वें शेड्यूल में टोटल मिलाकर अभी मैंने बोला 22 लैंग्वेज हैं आज की डेट में, पर लेकिन क्या ओरिजिनली ये 22 लैंग्वेज थी? नहीं, ओनली 14 यानी कि 14 लैंग्वेज थी संविधान में स्टार्टिंग में, पर लेकिन टाइम टू टाइम संशोधन करके यानी कि अमेंडमेंट करके हम लोगों ने नई नई लैंग्वेज ऐड करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहला जो संशोधन किया गया वो सिंधी का किया गया 21वां संविधान में संशोधन 1967 में, जब पहली लैंग्वेज ऐड की गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई, ये 71वां संविधान में संशोधन करके 1992 में। ये याद रखिएगा। डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई 92वां संविधान में संशोधन करके 2003 में। तो 8वें शेड्यूल में टोटल 8 लैंग्वेज जोड़ दी गई अलग अलग अमेंडमेंट करके, इसलिए 22 लैंग्वेज फिलहाल हो चुकी हैं। तो ये ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इससे पता नहीं कितने सारे एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। कभी संविधान के बारे में पूछ लेते हैं, संशोधन के बारे में, कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की गई उसके बारे में, तो बेसिक याद रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई बार कंफ्यूजन में डालकर कई सारे स्टेट पीसेस के अंदर में पूछा गया है, वो याद रख लेना, इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारे देश की नॉर्मली नहीं मानी जाती है, वो है नेपाली, ठीक है। मतलब कहने के लिए तो है, पर लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, खासकर जो नेपाल के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। तो नेपाली लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट कंफ्यूजन के हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे फैक्ट जो हैं आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। यूएन के द्वारा डेजिग्नेशन अभी यहां पर दिया गया है इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज जो होनी चाहिए उसका एक डिकेड यानी कि एक दशक सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 से लेकर 32 तक का।
तो ये यहाँ पर यूएन के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के तौर पर भी सेलिब्रेट किया गया। तो ये स्लाइड बहुत ही प्यारी और एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास में रख सकते हैं। वैसे तो पीपीटी में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जब आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देखोगे, पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, जब इतनी सारी चीजें मैं लैंग्वेज के बारे में बता ही रहा हूं तो कुछ और बातें भी आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आप लोग कई बार पूछ ले आते हैं। जैसे कि 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज का जो नाम यहां पर देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ बातें यहां पर बताता हूं कि यहां पर लैंग्वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है और पार्ट आप लोग याद रखिएगा, तो पार्ट आप लोगों को 17 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 17 पार्ट में यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 343 से लेकर यहां पर आर्टिकल 351 तक का इनके बारे में चीजें जो हैं वो मेंशन है। तो ये लैंग्वेज का पूरा एक चैप्टर आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्लोज हो जाता है। आप लोग ये बताइए कि हिंदी दिवस जो है हमारे देश में किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी यहाँ पर इतना समझ में आ गया 4 लैंग्वेज से और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई। इससे फायदा क्या होगा, देखिए जुडिशरी से रिलेटेड कई सारे इशू हैं तो उन इशू को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अभी कुछ कुछ बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग उसको समझ भी पाएंगे कि हाँ रियलिटी में ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो यहां पर अगर बात करें, जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ ले कि आज की डेट में जो जुडिशरी के साथ में क्या क्या इशू हैं और लिखने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले तो हमारी कंट्री में वैकेंसी बहुत सारी खाली पड़ी रहती हैं और इसके चलते नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, ये यहाँ पर बार बार गवर्नमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात करती है, पर लेकिन इसको फॉलो न करके हम लोग कोलिजियम सिस्टम फॉलो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जजेस की संख्या काफ़ी कम है। केस जो है बेइंतहा पेंडिंग पड़े हुए हैं देश के अंदर में, जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ओपेसिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, ये कहते हैं कि जजों को जैसे अपॉइंट किया जाता है अपने ही भाई भतीजावाद चलते हैं वहाँ पर। कई बार बोलते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भाई भतीजावाद चलता है, तो इसलिए यहाँ पर जिसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जुडिशल ओवर रीच एक ऐसी दिक्कत है। क्या है इस शब्द का मतलब? इस शब्द का मतलब है कि कई बार जुडिशरी ये सोचती है कि पार्लियामेंट का काम भी जुडिशरी ही कर दे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जब हमारे देश में किसान से रिलेटेड कानून के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था तो जुडिशरी के पास में केस गया। जुडिशरी का काम क्या था? ये डिसाइड करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक नहीं है। उसने ये तो डिसाइड नहीं किया कि संवैधानिक है या फिर संवैधानिक नहीं है, उससे रिलेटेड मैटर को देखने के लिए एक कमेटी अपॉइंट कर दी। तो उस टाइम पर कई सारे कटाक्ष उठाए गए जुडिशरी के ऊपर। यार काम जुडिशरी का ये है कि आप लोगों को ये चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो बोलो सही है, उसके ऊपर टिक लगा के आगे भेजो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको गलत बताकर उसको फिर साइड में रखो। आप ये क्या करते हो कि आप लोग बेसिकली लेजिस्लेटिव के एरिया में जाकर घुस जाते हो। ये काम उनका है कानून बनाने का, आप क्यों यहाँ पर इन चीज़ों का अपॉइंटमेंट करते हो? तो इसके चलते कई बार बोलते हैं कि जुडिशरी जो है वो कई बार लेजिस्लेटिव के एरिया में जाकर घुस जाती है। तो ये बिल्कुल कतई गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव है उसको जुडिशरी के एरिया में नहीं घुसना चाहिए। अगर कल को लेजिस्लेटिव जुडिशरी को अपॉइंट करने में अपना हाथ बटाने लगी तो दिक्कत क्या होगी? अपने हिसाब से जजों को वहाँ पर बैठाएगी, तो फिर उनको कोई चेक करने वाला भी नहीं होगा सरकार को। वो जैसे लोगों को चाहेगी वैसों को बैठाएगी और फिर इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कई सारी। इसी के साथ में कई बार यहाँ पर क्या रहता है, ये बहुत बड़ा केस है। यहाँ पर सोच कर देखो, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। कोई इंसान है काफ़ी गरीब है, उसका केस चल रहा है और वो तमिलनाडु का रहने वाला है, तो तमिलनाडु से वो दिल्ली आएगा अपना केस लड़ने के लिए। सोचो कैसी कंडीशन उसको झेलनी पड़ेगी कि तमिलनाडु का कोई इंसान जो है वो दिल्ली केस लड़ने के लिए आ रहा है, वहाँ पर रहेगा भी, वकील भी अपना रखेगा, वहाँ पर अपने रहने पहने का खाने पीने का जुगाड़ भी करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है एक ऐसे इंसान के लिए। तो ये भी सोचने वाली बात है कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये ऐसे 3 पॉइंट हैं जो आप लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ एजुकेशन की बात आ रही है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ आप लोग किसी को खाने पीने प्रोवाइड कराने की बात की रहा है वहाँ पर बात कर सकते हो, हेल्थ की सर्विस किसी को देनी है वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। फिजिकल ढांचा अवेलेबल नहीं होता है जुडिशरी में, कई बार लोअर कोर्ट में बात करेंगे। और आज तक की हिस्ट्री है हमारे देश के अंदर में कि कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है सोचने वाला। क्या इतने बड़े देश के अंदर में कोई भी महिला ऐसी नहीं हमको आज तक दिखी जो हमारे देश में एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर आकर बैठ सके? तो ये काफ़ी बड़ी कुरीति देश के अंदर में देखने को मिलती है।
जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अब बात बताई जा रही है कि आने वाले टाइम में 2027 में फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। उनका नाम आप लोग बताइए। फिलहाल वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज हैं। आप लोग उनका नाम बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो ये प्रॉब्लम है आज की डेट में जुडिशरी के साथ में, जिनका सोल्यूशन निकालना जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा कि जब आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम क्या क्या है और आप लोगों से पूछे कि सॉल्यूशन क्या क्या है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उन्हीं के बारे में बता दो कि क्या क्या करना है। कि इंक्रीज कर दो जजेस की स्ट्रेंथ, ठीक है, ओपन कोर्ट कर दो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, प्रॉपर जो मॉडर्नाइजेशन कर दो कोर्ट को कि हाँ ठीक है, कोई कहीं भी बैठा है, तमिलनाडु में अगर बैठा है उसको आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन केस उसका सुना जाएगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दो ताकि मैटर जो है पता चला इंसान निकल लिया पर केस चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी और भी जो पुराने कानून हैं उनको देख किस तरीके से उनको हटाना है, आज की डेट में सही चीज़ों को लेकर चलना है, तो ये फोकस रहता है, यानी कि पुराने पैटर्न को छोड़कर नए पर आओ, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे ऐसे केसेस रहते हैं जो बिना बात की चीज़ें लेकर आ जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में ही चीज़ें आगे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि देश के अंदर में जो कोर्ट है उसका इंडिजनाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए, यानी कि हमारे देश में हमारे कोर्ट के अंदर में उसे लोगों के सेंट्रिक कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिटिगेशन सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि जो लोग अपनी कोई दिक्कत लेकर जा रहे हैं उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। लोकल लेवल पर भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। इंडिया एज ओल्ड जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे कि 5000 साल पुराना हमारे देश में जो हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर एक वेरी इफेक्टिव और लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो एक तरीके से अपने खुद के एंशिएंट सिस्टम को जो हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं उसको बेसिकली लेस रिकग्नाइज किया जाता है। इसीलिए मलिमत जो कमिटी थी उसने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें लेकर आओ, ताकि लोग जो हैं जब समझेंगे, उनकी लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, तभी तो चीज़ें आगे लेकर चलेंगे। उनकी भाषा में चीज़ें आ ही नहीं रही हैं तो क्या फ़ायदा है। लॉ कमीशन के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तो काफ़ी सही चीज़ है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। जैसे मैंने बोलता हूँ जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बेस पर यहाँ पर ITS होना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विस। ऐसे यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो यहाँ पर IJS होना चाहिए। तो यानी कि हर एक लेवल पर कुछ कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए, तभी हम लोग सिचुएशन को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा पाएंगे। तो ये भी एक अच्छे सजेशन है कि देश की जुडिशरी को कैसे आप लोग और ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। क्या कोई काम हम लोगों ने किया है इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो सबसे बड़ा काम जो किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस सुने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा काम यहाँ पर हो गया। खासकर लोगों का टाइम भी बच जाता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्दी सॉल्यूशन भी निकल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपेस पोर्टल यहाँ पर लेकर आ गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, तो ये जुडिशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया यहाँ पर लीगल रिसर्च में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी और लीगल रिफॉर्म लाने की बात की गई, इंप्रूव करने की बात की गई ढांचा और जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए पैसे दिए गए यहाँ पर बाकायदा, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, क्योंकि हमारे देश में हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर लेकिन दिक्कत तो और भी है, जैसे मैंने अभी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई। तो जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हम लोग को सॉल्यूशन के तौर पर देखने पड़ेंगे। जो इशू चल रहे हैं, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, रिक्रूटमेंट में डिले हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, और इंडियन सिस्टम के अंदर में ब्रिटिश आप लोगों को झलक देखने को मिलेगी कोर्ट की, जैसे वहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इन चीज़ों को सुधारने की भी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारी दिक्कतें हो गई। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिसका आंसर देना है। बोला जा रहा है कि द जस्टिस सिस्टम नीड टू मिनिमाइज द प्रोसीजरल बैरियर सो दैट द एक्सेसिंग जस्टिस बिकम सिंपलर, यानी कि उन लोगों तक भी जस्टिस पहुंच सके जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो न्याय प्रणाली की जो सिस्टम है उसमें बाधाएं को कम से कम करने की जरूरत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। समझ में आया?
कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कई तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 2013 में, आप लोग देख सकते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन बना, जो कि हमारे देश में जुडिशियल बेसिकली एक तरीके से जो एक जुडिशियल सर्विस लोगों तक पहुँचाने की बात करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक चीज़ें पहुँचाती है। बोला गया कि NALSA नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, बोला गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आए। ये गाइडलाइन इशू करती है पूरे देश के अंदर में, ताकि प्रोग्राम स्कीम को थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट किया जा सके। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, यानी कि कोई सा भी नहीं है। तो आंसर क्या है? आंसर सी है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था 2021 में, यहाँ पर बेसिकली ये भी हमारी जुडिशरी सिस्टम से था। बोला गया कि यहाँ पर कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो उसको बुलाया जा सकता है वापसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से ही परमिशन लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, कि हाँ एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, इसका एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर में जो भी हमारे देश के अंदर में पावर है रिव्यू करने के लिए अपना जजमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिव्यू करता है, रिव्यू पिटिशन डाली जाती है, ऐसे हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, या फिर कोई सी भी करेक्ट नहीं है, ये बातें हैं। तो आंसर सही क्या होगा? सही आंसर क्या है? सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीज क्या थी वो हम लोगों ने समझ ली। अब यहाँ पर आप लोग कई सारे बोलते रहते हो कि सर प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स फोकस चीजें बताओ। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो एग्जामिनर कहेगा कि यहाँ पर ये प्रीलिम्स की चीजें हैं और यहाँ पर ये मेंस की चीजें हैं? अगर लिखने के लिए आ गया कि हम लोग को इंडिजिनस सिस्टम बना रहे हैं, तो वहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को इस आर्टिकल में प्रोवाइड करा दी। ऊपर उठाकर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एग्जाम के, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आ रखे हैं। तो ये सारा प्रोसीजर साथ में चलता है, इनको अलग अलग मत करो, प्रिपरेशन को कंबाइन लेकर चलो, तभी आप लोग एक इफेक्टिव अपनी पढ़ाई कर पाओगे। वरना पता नहीं कहाँ रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। साल चेंज होते रहेंगे पर लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर चलो, ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चल सको, ठीक है। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 87,416 करोड़ रुपए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए। यानी कि रिजर्व बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है। कई सारे बच्चों के माइंड में ये आता होगा कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा क्यों देता है और क्या इसके लिए कोई प्रावधान है। अगर पास्ट में आप लोग देखोगे, ऐसा पैसा टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट देते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई देता रहता है। इवन 2000 जब 18-19 में यहाँ पर ये पैसा दिया गया था तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, 1,75,000 करोड़ के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पैसा कमाता है यहाँ पर, तो उसमें से कुछ पोर्शन निकाल कर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, जो उसके पास में सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा होता है। तो आरबीआई जो है ये ट्रांसफ़र जो है, जो पैसा करता है, ये ऐसा नहीं कि हवाबाजी में करता है। हमारे देश के अंदर में एक कानून है जो कि याद रखिएगा, सेक्शन 20 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का। उसके हिसाब से यहाँ पर आरबीआई जो है ये पैसा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। आरबीआई के पास में पैसा ये आता है बैंकिंग ऑपरेशन के थ्रू, जैसे रेमिटेंस हो गया, एक्सचेंज हो गया, वो सब चीज़ें तो जो भी करता है यहाँ पर। तो एक तरीके से पैसा आता है सेंट्रल बैंक के पास में और सरप्लस ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है, ताकि उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो कानून जरूर याद रखिएगा, जिस कानून के थ्रू यहाँ पर ये काम किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आईपीओ, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो हमारे देश के अंदर में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IREDA को यहाँ पर आईपीओ रिलीज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट में उतारने की और एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने की। जैसे नहीं कोई आईपीओ निकाल दे, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अब मार्केट से तुम पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे हो, अपनी कंपनी को पब्लिक करने जा रहे हो यहाँ पर। तो इनके द्वारा एक्सपेक्टेशन की जा रही है 10% स्टेक सेल किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट एंड 15% फ्रेश इक्विटी इश्यू की जाएगी यहाँ पर IRDA। एम है फंडिंग ग्रोथ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी में और अच्छे से काम किया जा सके, और कई सारे बैंक भी आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आईपीओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए।
अब तक का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिलता था, दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट डिफेंस के हम लोग जब यहाँ पर इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पर अभी हमारे खुद के देश के अंदर में डिफेंस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है पहली बार। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले फ्यूचर में, ये इस डायरेक्शन में उठता हुआ हमारा एक कदम आप लोग को नजर आएगा। तो जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो नियरली बोला जा रहा है डबल हो जाएगा ओवर द पास्ट, जो डबल हो चुका है ओवर द पास्ट 5 ईयर में, और शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाला है। अगर आने वाले टाइम में इसी पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते रहे तो हम सामान बेचते हुए नजर आएंगे, ना कि खरीदते हुए। तो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसको कौन हेड करते हैं बताइए जरा। ये डिसाइड करती है कितना सामान वगैरह हम लोग को डिफेंस के फील्ड में खरीदना है, इसके द्वारा अप्रूवल यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों सबमरीन होती है पनडुब्बी, और हमारा देश लगभग 7,500 किलोमीटर हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पनडुब्बी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमारे देश के अंदर में एक ओल्ड प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75। आइए बेसिकली इसके तहत हमारे देश में पनडुब्बी लाने की बात की गई थी, ठीक है। पर लेकिन न्यू जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया 75I, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात की गई और हमारे देश के अंदर में 6 पनडुब्बी लाने की बात की गई। 2017 में पहली आई थी कालावेरी, 2019 में दूसरी आई थी खंडेरी, 2021 में तीसरी आई थी जिसका नाम था क्रांच, 2021 के बाद में फिर 2021 में एक और आ गई थी जिसका नाम था यहाँ पर, इसका नाम था वेला, ठीक है। 2023 में आ गई फिर यहाँ पर वागिर, और अभी यहाँ पर वागसिरी जो आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6th आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है 2024 के एंड तक का, ठीक है। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बेसिकली हमारे देश के अंदर में मजगोंग डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पर इसके तहत काम चल रहा है। प्रोजेक्ट 75 आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखेगा। पनडुब्बी डिलीवरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पर। तो हमारे देश में पनडुब्बी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नेशनल लेवल की है बात की जा रही है यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में अप्रूव किया गया यहाँ पर MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ जो मालदीव के बीच में, यानी कि इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा। बात की जा रही है ड्यूरिंग द इनोग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, प्रगति मैदान में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली कैसे अपनी हेरिटेज को सेफगार्ड करना है उसके बारे में यहाँ पर बातें की गई। भोपाल गैस राज्य के बारे में आप लोगों ने सुना है, पर उन सब चीज़ों से ऊपर उभरते हुए मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट सिटी बन गई है भोपाल इंडिया की, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जहाँ पर एक टाइम पर भोपाल गैस त्रासदी, बताइए किस ईयर में हुई थी, अब वो जो सिटी है शानदार तरीके परफॉर्मेंस दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बिल्ड किया गया 350 जो मोर टनल की बात की जा रही है 1 लाख करोड़। तो ये अच्छे टनल बनाए जा रहे हैं देश में कनेक्टिविटी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है G7 मीटिंग में यहाँ पर हिरोशिमा जापान में पहुंचे, और बायलैटरल मीटिंग यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, कई सारे लीडर के साथ में यहाँ पर देखने को मिली। स्टेट के बारे में बात की जा रही है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब वो स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को जो है बरकरार रखा, किस आर्टिकल के तहत हम लोगों ने बात की थी बताइए। साहस SAHAS ये इनिशिएटिव है तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है वुमेन के लिए, ताकि जो वर्क प्लेस पर महिलाओं को अच्छी सर्विस मिल सके और वहाँ पर कोई दिक्कत देखने को न मिले। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के द्वारा यहाँ पर झेलम राजबाग रिवर फ्रंट जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। इसी के साथ में 100 ई-बस जो है वो स्टार्ट की गई जम्मू एंड कश्मीर की जा रही है अगस्त के महीने से, ताकि स्मार्ट ई-मोबिलिटी को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा दिल बहुत बड़ा है, पड़ोस में कुछ भी होता है तो हमारा दिल पिघल जाता है। ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया यहाँ पर, बेसिकली साइक्लोन मोचा था, बताइए किस देश के द्वारा नाम दिया गया था। तो ऑपरेशन करुणा यहाँ पर लाया गया INS घड़ियाल जो है डिलीवर करने गया दवाइयाँ, ताकि म्यांमार में हेल्प की जा सके लोगों की। प्रेसिडेंट जो बाइडेन G7 मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। कंट्री जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा वॉर प्लेन इंक्लूडिंग F-16 टू द यूक्रेन को पूरी धड़ल्ले से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है USA के द्वारा, ताकि अपने वेपन का प्रचार प्रसार किया जा सके। इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी जो नेवी है मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कि ट्रेनिंग चल रही है इनकी। और हमारी साइड से INS तर्कस और INS जिसका नाम है यहाँ पर सुभद्रा, ये सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है अल महद, इसी के साथ में अल हिंद, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। शुभम गिल जो है वो ओनली क्रिकेटर बन गए हिस्ट्री के जिसने टेस्ट, ओडीआई, टी20 और इंडियन प्रीमियर लीग में एक ही कैलेंडर में सेंचुरी स्कोर की है। ये बड़ी बात है, ठीक है। साउथ एशिया यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो ईटानगर में अभी कंक्लूड हुई। ईटानगर कहाँ पर है ये आप लोग को बताना है। फीफा की तैयारी पूरी चल रही है यहाँ पर। फीफा जो 2026 में होने वाला है, 2022 में भी कहाँ पर हुआ, 26 में कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसकी तैयारी के बारे में बात की जा रही है। इंडिया ने विन किया 3 गोल्ड यहाँ पर। जो आर्चरी वर्ल्ड हो रहा था यहाँ पर सेकंड स्टेज कहाँ पर, संघाई यानी कि चाइना के अंदर में। तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति के क्वेश्चन के आंसर देने बात की जा रही है कि व्हाट वाज ऑर्गेनाइज टू डू द, एक तरीके से कमेमोरेट द 100th एपिसोड ऑफ द मन की बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज कराया गया इस पर्टिकुलर चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, आप लोग बोल सकते हैं कि मन की बात के लिए 100वें जो एपिसोड को एक तरीके से यहाँ पर किसके उपलक्ष्य में आयोजित कराया गया। पीएम रोजगार मेला, जन शक्ति एग्जीबिशन, पीएम शक्ति मेला या जन रोजगार एग्जीबिशन। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर बिजनेस रेडी, बी रेडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एडीबी, आईएमएफ, सेबी या फिर वर्ल्ड बैंक। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया बेस्ट प्रैक्टिस इन द सोशल सेक्टर। तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर एक कंपोडियम 2023, तो ये कोलैबोरेट किया गया किस इंस्टीट्यूट के साथ में, वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, आईएलओ या आईएफएस। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से। कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है एम, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। सीसैट का क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन सही आंसर इसका देता है। जो आंसर देगा उसको मिलेगा क्या, उसको मिलेगा स्टैंडिंग, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से नाम निकल गया माइंड से नाम याद नहीं, बाद में याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हीराकुंड जो रिजर्वायर है इसके बारे में। ये उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलता है, वो भी महानदी पर। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया अभी रिसेंटली 2021 में। और लार्जेस्ट ईस्टर्न डैम देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर में। यहाँ पर ये फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है देश के अंदर में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये था हीराकुंड डैम, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को न्यूज में भी देखने को कई बार मिलता रहता है, ठीक है। बाकी रामसर साइट आप लोगों के सामने है, कंफ्यूजन आना नहीं है, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर कर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्या है यहाँ पर, ताकि चीजों को समझ पाए। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जन शक्ति एग्जीबिशन लगाया गया, ठीक है। ऑर्गेनाइज कराया गया यादगार में, जो कि 100th एपिसोड था मन की बात का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, उसके चलते यहाँ पर बातें की गई। जनशक्ति एक कलेक्टिव पावर की बात यहाँ पर की गई। एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आर्टिस्ट थे जिनका नाम था यहाँ पर, एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था यहाँ पर अजोली एला मेनन, ठीक है। तो जिनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसमें वर्ल्ड बैंक है यहाँ पर ये सपोर्ट में, तो याद रखिएगा बिजनेस रेडी की बात की जा रही है तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि बिजनेस रेडी या बी रेडी प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं। कई सारी कंट्री यहाँ पर बहुत सारे जो मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो उसके चलते प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग की प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, सोशल सेक्टर के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है। और इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो दोनों का कंफ्यूजन में मत लेना। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये कंट्री है सिंगापुर, ठीक है। तो कंफ्यूजन आना नहीं है यहाँ पर, इसके बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर डी हो गया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। आइए कुछ सब सीखते हैं जिनके आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन भी करना है, तभी चीज़ों को अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। पहला है यहाँ पर परमानेंसी, यानी कि स्थायी होता है, एक तरीके से निरंतर, कॉन्टिन्यूस भी आप लोग बोलते हैं। परमानेंट है भाई साहब, ऐसा शब्द आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एफेसमेंट, यानी कि मिटाना, दूर करना, किसी चीज़ को हटा देना, तो ये एफेसमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है यहाँ पर पेनिटेंट, तो यहाँ पर इसका मतलब है अनुतापी। अनुतापी मतलब यहाँ पर बोलते हैं कई तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, जिनको बोलते हैं इम्पेशेंट, ठीक है, एक तरीके से जो नहीं जिसके अंदर पेशेंस ना हो, ठीक है। या फिर सो करने की बात की जा रही है, रिग्रेट दिखाए जाने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि अलग अलग तरीके से एंटोनिम्स भी और सिनोनिम्स दोनों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर यह ऑक्लूड, यानी कि रोक देना किसी चीज़ को, वहीं पर ही खत्म कर देना, या फिर आप लोगों को बोलते हैं वहीं पर स्टॉप कर देना, तो ऑक्लूड बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेलिसिड, ये होता है एक तरीके से पारदर्शक, यानी कि एक तरीके से एक ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हैं, क्लियर, जिसमें स्पष्ट दिखाई जा सके, पारदर्शी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बातें जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अपोजिट क्या होगा, ओपेक, ठीक है।
तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, और इसी के साथ में जो भी क्लासेस चलेंगी उनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सीडीएस पे अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हल्का सा 2-4 दिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिस्टमेटिक वे में हो जाएंगी, तब आप लोगों के लिए अच्छे से क्लास चलेंगी। डेली आप लोगों की 4 क्लासेस मिला करेंगी सीडीएस की, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों की यहाँ पर यूपीएससी की क्लास होंगी उसमें भी आप लोगों को जीएस की 2 क्लासेस हुआ करेंगे। जो सी सेट भी करेगा तो सी सेट की भी आप लोगों को रेगुलर 2 क्लासेस देखने को मिला करेगी, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी, एक एक अच्छी सी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे ताकि टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज करते हुए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें लेकर चलोगे तभी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। तो कमर कस के अच्छे से चीज़ें लेकर तैयार रहना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।